हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आज की वीडियो में मैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के कंपनी लॉ के पेपर का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ। अगर आप लोग 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो कंपनी लॉ जो है आपका मेजर पेपर होता है, मेजर सब्जेक्ट होता है। और इसके बारे में आज की वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करने वाली हूँ। पूरा का पूरा एग्जाम का पेपर लेकर आई हूँ और ये जो पेपर है देखिए 2023-24 बैच का पेपर है और इसमें अधिकतर क्वेश्चंस मैंने वही देखे हैं जो 2026 के एग्जाम में भी आने वाला है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरा का पूरा पेपर हम देखेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस पेपर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार 2026-27 एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं पूरा पेपर भी सॉल्व कराने वाली हूँ। यानी इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर भी मैं इसी वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोग मात्र केवल एक वीडियो से अपने पूरे पेपर की तैयारी कर सकें। आपको फिर टेंशन न रहे कि एक वीडियो को देखने के बाद अभी हमारी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, केवल इस वीडियो से ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि टाइम 3 घंटे का होगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टाइम 2 घंटे का भी है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 होगा। चलिए देखते हैं आपका पूरा का पूरा ये पेपर। सबसे पहले आपके पेपर में तो आपको नोट दिया जाएगा और पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आएगा। हिंदी में इसलिए आएगा कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश में इसलिए आएगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे इंग्लिश में भी पढ़ाई करते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश में पढ़ेगा वो अपना आंसर इंग्लिश में लिखेगा, जो हिंदी में पढ़ेगा वो अपना आंसर हिंदी में लिखेगा। दोनों मिक्स करके मत लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में बनाकर लिख दें, कुछ हिंदी में लिख दें, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो आपको नोट दिया जा रहा है। देखिए, अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया जाएगा सेक्शन ए में, जिसमें आपसे कहा जा रहा है अटेम्प्ट ऑल 10 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 पार्ट यानी कि 10 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा सभी के आंसर को 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में लिखिए। तो अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या है? तो देखिए, कंपनी क्या होती है मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। पूरी कंपनी लॉ की क्लासेस हमने अपलोड की हैं आपके लिए, आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। तो कंपनी क्या है, फटाफट से हम क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखने के बाद हम फटाफट से आपके आंसर को भी देखेंगे इसी वीडियो में। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हु आर प्रोमोटर्स, यानी प्रवर्तक कौन होते हैं। देखो, कंपनी बनाने का आइडिया जिस इंसान के दिमाग में सबसे पहले आता है वही प्रमोटर होता है, प्रवर्तक होता है। तो पूरा आंसर जाकर एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको पूरा बताऊंगी इसी वीडियो में, टेंशन नहीं लेना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपके आंसर को देखते हैं। मैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस को बताने के बाद फटाफट से आपको पहले आंसर बताऊंगी, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है वो है व्हाट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आपके सेक्शन ए में ज़रूर पूछेगा। तो प्रोस्पेक्टस को हिंदी में प्रविवरण कहते हैं। रेड हेयरिंग प्रविवरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिश्रम समता अंश क्या है? व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये हर साल पूछता है, स्वेट इक्विटी शेयर हर साल एग्जाम में पूछता है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू चिप। ब्लू चिप क्या है? तो ब्लू चिप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ब्लू चिप हमेशा सेक्शन ए में आ जाता है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी जाकर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। इसलिए मैं आंसर बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना आंसर समझे रहें, देखे रहें, तो जाकर एग्जाम में फटाफट से आप लिख डालिए। देखिए, जो कुछ आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल वही आपको यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी वीडियोज अपलोड की जाती हैं, ताकि आप एक ही वीडियो को देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकें। तो आपकी इस वीडियो से सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों के क्वेश्चन के आंसर पूरे तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 पूछा गया है इसमें वो है व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड।
यानी कि अंतरिम लाभांश क्या है, ये आपके सेक्शन ए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डायरेक्टर। डायरेक्टर टर्म से आप क्या समझते हैं? निदेशक, ये एक कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, आप जानते हैं, आपने कंपनी पूरा पढ़ा हुआ है। कंपनी ला ही आपके पेपर का नाम है, कंपनी के बारे में सब कुछ आप पढ़े हैं, हमने सब कुछ आपको पढ़ाया है, डायरेक्टर के बारे में पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया। तो निदेशक शब्द से आप क्या समझते हैं, सब कुछ अभी आंसर आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी का समापन। देखो, कंपनी बनाई जाती है या खत्म की जाती है वो कानून के हिसाब से ही होगी, कानून द्वारा ही उसका स्थापना भी किया जाता है और कंपनी का अंत भी कानून के द्वारा ही किया जाता है। कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको पूरा किया जाता है, उसके बाद कंपनी का समापन हो जाता है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मिनट्स, जिसको बोलते हैं कार्यवृत्त हिंदी में। तो मिनट्स क्या है? देखो, कंपनी का एक रिकॉर्ड होता है, कुछ मीटिंग्स वगैरह जो कंपनी के अंदर होती हैं उनका ही रिकॉर्ड होता है, जो मिनट्स कहलाता है। ये एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए आप पहले इसके आंसर्स को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जाकर एग्जाम में कैसे अपना आंसर लिखेंगे, अब उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है वो है कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। तो हम सबसे पहले कंपनी का उत्तर देखेंगे। और देखो, आज मैं पूरा यहाँ पर हिंदी में उत्तर बता रही हूँ, एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में अपने आंसर्स को तैयार कर सकें। तो दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी हमारे चैनल पे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कंपनी ऐसी संस्था जो कानून के तहत पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, जिसका अलग कानूनी अस्तित्व होता है और जिसे व्यापार या अन्य वैध कार्य करने के लिए बनाया जाता है, कंपनी उसी को कहते हैं। कंपनी जो होती है वो एक ऐसी संस्था होती है जो कानून के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, कानून के तहत रजिस्टर्ड होती है। जब इसको बनाया जाता है, जब इसकी स्थापना की जाती है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो कानून के तहत ही ये रजिस्टर्ड होती है, जिसका अलग कानूनी अस्तित्व होता है और जिसे व्यापार करने के उद्देश्य से या कोई भी अन्य वैध कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कानून द्वारा बनाई जाती है, जिसके अपने अधिकार और दायित्व दोनों होते हैं। और कंपनी अपने नाम से संपत्ति को खरीद सकती है और बेच भी सकती है। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बोली जाती है, क्यों बोली जाती है? क्योंकि कंपनी में जो भी इस कंपनी संपत्ति खरीदती है वो अपने नाम पर ही खरीदती है, जो भी बेचती है अपने नाम से ही बेचती है। वो कंपनी किसी पर मुकदमा कर सकती है या फिर कोई कंपनी पर मुकदमा कर सकता है। कंपनी की अपनी मोहर होती है, जैसे कि कहीं पर भी अगर सिग्नेचर की नीड होगी तो कंपनी की मोहर लगा के की जाएगी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक व्यक्ति की तरह। मतलब ये एक व्यक्ति नहीं है, बट एक व्यक्ति, ये कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, कंपनी उन सबसे अलग अस्तित्व रखती है, ये एकदम अलग है। कंपनी से कोई शेयर होल्डर चला जाए, कंपनी में कोई नया शेयर होल्डर आ जाए, कोई भी दिवालिया हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये इनसे अलग अस्तित्व रखती है। देखो, अगर एग्जाम में आपको ये सब कुछ न याद हो तो आप केवल एक परिभाषा लिखकर पूरा 2 नंबर अति लघु में पा सकते हो। एक लाइन की परिभाषा है, केवल एक लाइन की, लेकिन आपको परिभाषा एकदम एग्जैक्ट लिखनी होगी, तो आप इसको याद कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी कंपनी कानून के अंतर्गत गठित की गई हो। यानी कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 की तहत रजिस्टर्ड की गई हो, या कंपनी अधिनियम 2013 के पहले का जो भी कंपनी अधिनियम है उसके तहत अगर कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है, उसकी स्थापना की गई है, तो वो कंपनी कही जा सकती है। ये लिखकर भी आप पूरा नंबर पा सकते हो। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके पेपर में, प्रवर्तक कौन है, यानी कि प्रोमोटर कौन है। तो अब प्रोमोटर के बारे में देखते हैं। देखो, प्रोमोटर को हिंदी में ही प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी की स्थापना की योजना बनाते हैं। जैसे देखो, कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आ गया कि मुझे एक कंपनी का निर्माण करना चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा या करूँगी। जैसे कि
मुझे कंपनी को बनाने के लिए पूंजी लगानी पड़े, मेहनत करना पड़े, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, समामेलन कराना पड़े, सब कुछ मैं कराऊंगा, लेकिन कंपनी को मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया कि मुझे कंपनी बनानी चाहिए, तो वो उस कंपनी का प्रोमोटर हो जाता है। देखो, जितनी भी कंपनियां बनी हुई हैं आज तक, उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक इंसान के दिमाग आया होगा, दिमाग में यह ख्याल आया होगा, उसके बाद ही वो कंपनी अस्तित्व में आई होगी। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। तो कंपनी तो प्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी की स्थापना की योजना बनाते हैं, उसे शुरू करने के लिए आवश्यक सभी जितने भी काम होते हैं उसको करते हैं और कंपनी को अस्तित्व में लाते हैं, वो प्रोमोटर होते हैं। प्रवर्तक वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी बनाने का विचार करता है और उसे कानूनी रूप से स्थापित करता है, क्योंकि कंपनी को केवल ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। उसको बनाने के लिए कानून के तहत जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके बनाना होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिस तरीके से सब कुछ करना है उसको करने के बाद ही कंपनी शुरू की जाती है। तो कुछ मुख्य कार्य होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं प्रोमोटर के, जो वो करता है, उसके बाद कंपनी वो बनाता है। सबसे पहली चीज़ तो उसके मन में ख्याल होता है कंपनी बनाने का उसे विचार आता है। दूसरा मुख्य कार्य है कि आवश्यक पूंजी की वो व्यवस्था करता है, मतलब उसके पास जो कुछ पैसे होते हैं उनको लगाता है, उससे अगर किसी से लेने पड़े तो उनसे लेता है। तो वो क्या करता है? पूंजी की व्यवस्था करता है, कंपनी का नाम तय करता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल तैयार करवाता है, कंपनी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराता है। तो वो प्रोमोटर होता है यानी प्रवर्तक होता है। तीसरा प्रश्न जो पेपर में पूछा गया है वो है DIN का पूरा नाम क्या है? तो DIN का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो DIN का फुल फॉर्म है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हिंदी में निदेशक पहचान संख्या कहते हैं। निदेशक पहचान संख्या यानी DIN भारत में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट 8 अंकों का पहचान पत्र होता है और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यह स्थापित होता है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य या आवश्यक होता है जो किसी भी कंपनी का निदेशक है यानी डायरेक्टर है या निदेशक बनना चाहता है या बनने वाला है या वर्तमान में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ज़रूरी होता है। तो इसी को बोलते हैं DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि उसकी पहचान की जा सके। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या है, यानी रेड हेयरिंग प्रविवरण क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस एक दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कंपनी अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से बेचने से पहले निवेशकों को देती है। यानी कि देखो, कंपनी के बारे में आपने पढ़ा है, पब्लिक कंपनी आपने पढ़ा है, प्राइवेट कंपनी आपने पढ़ा है, 1 पर्सन कंपनी पढ़ा है, यानी 1 पर्सन कंपनी एक आदमी बनाता है, तो उसके बारे में सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप ये जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी भी अपने शेयर्स को जनता के बीच इशू नहीं करती, लेकिन जो सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को बेचने के लिए जनता को इनवाइट करती है, आमंत्रित करती है। तो प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कंपनी अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से बेचने के लिए यानी कि जनता को बेचने के लिए निवेशकों को देती है, जो कि पहले जानेगा कंपनी के बारे में, तभी तो वो कंपनी के शेयर को खरीदना चाहेगा। कोई भी इंसान जब कंपनी की फैसिलिटी के बारे में, कंपनी की अच्छी जानकारी के बारे में नहीं जानेंगे, तो कैसे वो कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे? तो उसके लिए कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस छपवाती है, जो कि एक लिखित दस्तावेज होता है और उसमें कंपनी के बारे में बहुत सी जानकारी लिखी होती है। लेकिन उस प्रॉस्पेक्टस में ये नहीं लिखा जाता कि शेयर की कीमत कितनी है और शेयर को कितने शेयर बेचे जाएंगे। ये सब कुछ नहीं लिखा होता कि कंपनी कितना शेयर बेचेगी, कितने रुपए में बेचेगी, उसकी कीमत क्या है। तो रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी अपने शेयर की कीमत नहीं लिखती, वो केवल कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती है अपने निवेशकों को, ताकि वो कंपनी के बारे में जान सके और कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए इच्छुक हो सके। उसके बाद वो कंपनी के बारे में जब जानेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो वो उसको शेयर को खरीदना चाहेगा। तो रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में यही बातें लिखी होती है, लेकिन कंपनी के शेयर की कीमत नहीं लिखी होती। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं,
परिश्रम समता अंश यानी स्वेट इक्विटी शेयर क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर जिसको हिंदी में परिश्रम समता अंश कहते हैं, देखो ये आप जानते ही हो कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, संचालक होते हैं और साथ ही साथ आम जनता जो होती है वो भी कंपनी के शेयर को खरीदती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार एक विशेष प्रकार के साधारण अंशों के निर्गमन की भी व्यवस्था की गई है कंपनी के अंदर। ऐसे अंश जो होते हैं केवल कंपनी के कर्मचारियों और संचालकों में ही निर्गमित किए जा सकते हैं, यानी जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं उनको केवल कंपनी के कर्मचारी या संचालक ही खरीद सकते हैं, उनके लिए ही इनको इशू किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर को आम जनता में नहीं बेचा जाता, आम जनता के लिए कभी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर को इशू नहीं करती। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी केवल अपने संचालकों और कर्मचारियों के लिए इशू करती है और वही उसको खरीद सकता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 में ही इसकी व्यवस्था की गई है। छठा जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है वो है ब्लू चिप का अर्थ क्या है, यानी ब्लू चिप क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ब्लू चिप क्या होता है? ब्लू चिप उन कंपनियों के शेयर को कहते हैं जो बहुत ही भरोसेमंद और मजबूत मानी जाती हैं। यानी कि देखो, मार्केट में वो सारी कंपनियां जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, जिनकी कैपिटल अच्छी है, जिनके शेयर हमेशा स्थिर रहते हैं, जो हमेशा अच्छा लाभ देती है और लंबे समय से बाजार में होती है, जिसके साथ व्यापार करना सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो भरोसेमंद होती हैं, उन्हीं के शेयर को ब्लू चिप कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो रिलायंस कंपनी का, TCS कंपनी का, HDFC बैंक का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सारी बड़ी बड़ी मजबूत भरोसेमंद कंपनियां हैं जो स्थिर लाभ देती हैं, अधिक लाभ देती हैं और लंबे समय से बाजार में हैं और इनके साथ व्यापार करना सुरक्षित होता है। तो ऐसे कंपनियों के शेयर को ब्लू चिप कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपके पेपर में वो है अंतरिम लाभांश क्या है, जिसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतरिम लाभांश वो लाभांश होता है, वो डिविडेंड होता है जो कंपनी अपने वार्षिक नतीजे आने से पहले अपने शेयर धारकों यानी शेयर होल्डर को देती है। इसे साल के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय से दिया जाता है। यानी कि देखो, कंपनी का जो पूरा वार्षिक नतीजा होता है वो अभी नहीं आया होता है, लेकिन उससे पहले ही कुछ डिविडेंड कंपनी अपने शेयर धारकों को यानी शेयर होल्डर्स को देती है, तो वही अंतरिम लाभ होता है। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं साल के अंत से पहले इसको दिया जाता है, कंपनी के अंतरिम मुनाफे में से दिया जाता है। इसे अस्थायी लाभांश भी कहा जाता है। आपका 8वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निदेशक शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, निदेशक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के संचालन और प्रबंधन का जिसको कंपनी के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है कि कंपनी को कैसे संचालित करना है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी जाती है वो निदेशक यानी कि कंपनी का डायरेक्टर होता है। वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य होता है और कंपनी की नीतियों, योजनाओं और कार्यों को लागू करने में मुख्य भूमिका भी निभाता है। वो डायरेक्टर यानी निदेशक होता है। निदेशक को ही इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। निदेशक कंपनी के हित में यानी कंपनी के भले के लिए ही निर्णय लेते हैं। संसाधनों का उचित उपयोग करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने का अधिकार और जिम्मेदारी भी रखता है कि कंपनी के जो भी संसाधन है उनका सही मात्रा में उपयोग हो और सभी शेयरधारकों के हित में वो जिम्मेदारी से काम करते हैं। वह कंपनी के नियमों और कानूनों का पालन भी सुनिश्चित रूप से करते हैं। वही निदेशक यानी डायरेक्टर होते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है पेपर में वो है कंपनी का समापन क्या है, यानी कि व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का समापन करना यानी कंपनी को बंद करना। जिस तरीके से जब कंपनी की स्थापना एक प्रमोटर द्वारा की जाती है कुछ कानूनी तरीके से, वैसे ही कंपनी का समापन भी कानूनी रूप से ही किया जाता है। कंपनी का समापन या वाइंडिंग अप तब होता है जब कंपनी स्वयं अपना व्यवसाय बंद कर देती है। यह स्वेच्छा से यानी
वॉलंटरी भी होता है या कानूनी आदेश से कंपलसरी हो सकता है, यानी कि कंपनी जब चाहे अपना व्यवसाय बंद कर सकती है, अपनी मर्जी से भी कर सकती है, या अगर कानून के द्वारा आदेश दे दिया जाए कि इस कंपनी को बंद करना है तो वो कंपनी तभी वाइंडिंग अप ही होगी, कब बंद होगी। स्वेच्छा से समापन में शेयर धारक निर्णय लेते हैं, यानी कि जब कंपनी के शेयर होल्डर खुद चाहते हैं कि हमें अब इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए तो वो उस चीज़ के लिए खुद ही फैसला करते हैं। जबकि अगर कानूनी समापन की बात आती है, यानी कानून आदेश से उसको बंद किया जाता है, तब अदालत या राज्य सरकार आदेश देती है इसके वाइंडिंग अप के लिए। समापन के दौरान संपत्ति, कंपनी की संपत्ति को बेचा जाता है और कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी, कर्ज वगैरह होता है उसको चुकाया जाता है, और सब कुछ चुकाने के बाद, सारा कर्जा चुकाने के बाद जो कुछ भी बचता है उस पैसे को जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उनके बीच बांट दिया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कार्यवृत्त, यानी कि मिनट्स क्या है। देखो, मिनट्स किसी कंपनी की बैठक, जैसे कि बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग कंपनी के अंदर होती है, तो कंपनी में क्या क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, क्या फैसला लिया गया, क्या निर्णय हुआ, क्या कार्रवाई की जाएगी, उसका एक औपचारिक लिखित रिकॉर्ड होता है जो एक कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका रख रखाव अनिवार्य होता है ताकि ये साबित हो सके कि कंपनी के कार्य कानून के अनुरूप हुए हैं और सीमित देयता बनी रहे। देखो, कार्यवृत्त में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जब कोई बोर्ड मीटिंग हो या शेयर होल्डर की मीटिंग हो तो किस डेट में मीटिंग हुई थी, उसमें कितने शेयर होल्डर थे, कौन कौन बैठा था और कितने लोग उसमें मौजूद नहीं थे, क्या बातें हुई, क्या फैसला लिया गया, हर एक चीज़ के बारे में एक लिखित रिकॉर्ड होता है, उसी को मिनट्स कहा जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। आपके पेपर का सेक्शन बी यानी खंड ब जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको नोट दिया जा रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो देखो, इसमें आपको 8 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और हर एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने पर 7 मार्क्स मिलेंगे, यानी 35 मार्क्स आपका पक्का है सेक्शन बी से इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर फिर हिंदी में भी कहा जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखिए। अब देखते हैं, देखिए आपके सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपके पेपर का दूसरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपका जो पेपर का पहला क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में दिया गया है और उसके अंदर 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 5 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं सेक्शन ए में, ये बात याद रखिएगा। तो पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है बट क्वेश्चन यही होंगे क्योंकि हर जगह सिलेबस यही है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, संस्था के अंतर नियम से आप क्या समझते हैं। तो देखो, पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों पर ही हमने वीडियो बनाई हुई है। तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये आएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ आर द नेम क्लॉज कैन बी अल्टरेटेड, नाम वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। तो नाम वाक्य के बारे में भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। कंपनी लॉ की सारे टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई हुई है, लॉन्ग में वीडियो बनाइए ताकि आप पूरा आंसर देखकर तैयार कर सकें, नोट्स आपको वीडियोस में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी और सहायक कंपनी में अंतर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में अंतर और एक होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बीच में अंतर आपको तैयार रखना है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, दोनों के बीच अंतर की वीडियो हमने डिटेल में अपलोड की है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के बीच में अंतर हर बार एग्जाम में पूछता है, हर यूनिवर्सिटी में हर साल। तो आप ये पढ़िएगा, हमने हिंदी में अलग वीडियो अपलोड की है और इंग्लिश में अलग वीडियो अपलोड की है ताकि दोनों ही बच्चे देख कर तैयार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, यानी कि प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक में क्या अंतर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं सब कुछ आपके 2026-27 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं
आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। निदेशकों की अयोग्यता बताइए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत क्या है? तो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। अल्पसंख्यक जो अधिकार हैं उसके क्या क्या सिद्धांत है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। विभिन्न प्रकार के निदेशकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि डायरेक्टर्स जो कंपनी के अंदर होते हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के लिए। आइए अब सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। नोट दिया जा रहा है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी कि 500 शब्दों में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 500 से अधिक शब्दों में भी लिखने के लिए कहता है, तो वो एक ही क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन में से 2 लिखना होगा और सभी के लिए 10 नंबर आपको मिलेगा, यानी 20 नंबर पक्का है ये वीडियो देखने के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पेपर का और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, लेकिन पेपर का 10वां क्वेश्चन है आपके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज इट्स कंटेंट, एक्सप्लेन। पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेष सामग्री क्या है, व्याख्या कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैं आपको इन सारी चीज़ें पढ़ा रही थी, आपकी यूनिट्स जब मैं पढ़ा रही थी, मैं आपसे कहा था कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम पढ़कर ही जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर में दोनों ही आपके लिए पूछा गया है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ए कंपनी फॉर्म्ड, एक्सप्लेन्ड। एक कंपनी का निर्माण कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। तो एक प्रोमोटर के मन में जब ख्याल आता है, उसके बाद जो भी कुछ करना होता है वो करता है और कंपनी का निर्माण होता है। मैंने सब आपको पढ़ाया है, देखकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ इशूइंग एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अंशों के निर्गमन तथा आवंटन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इलेबोरेट प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, डिस्कस वेरियस एडवांटेजेस ऑफ मेजोरिटी रूल्स। बहुमत के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुमत के नियम के विभिन्न लाभों की विवेचना कीजिए। ये 13 क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए हैं, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मिला करके सब कुछ इस बार आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखकर सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। सब कुछ पर हमने डिटेल में वीडियो अपलोड की है और सेक्शन ए के पूरे आंसर को मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिया। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए आप सारी यूनिट्स को देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से हमारे एक सब्जेक्ट पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर की, तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।